हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजी स्टडी IQ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स मतलब 12 अनुसूचियों पर एक नजर डालेंगे। इनसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स मतलब 12 अनुसूचियों। मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, मतलब 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। बाद में 4 संविधान संशोधन अधिनियम हुए, जिसके द्वारा 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन अधिनियम कौन कौन थे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का था, मतलब पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9 शेड्यूल को। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 11th शेड्यूल को जोड़ा गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 12th शेड्यूल मतलब 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। एट प्रेजेंट भारतीय संविधान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इस अनुसूची में भारतीय संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के 28 राज्यों के नाम और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। यह आर्टिकल नंबर 1 और 4 इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। सेकेंड शेड्यूल में लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न संवैधानिक पदों पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के का उल्लेख है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इत्यादि। तीसरी अनुसूची जो है उसमें लिखा हुआ है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ मतलब ओथ या अफर्मेशन जो है उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा है। तीसरी अनुसूची में किन संवैधानिक पदों के लोगों के शपथ का उल्लेख है? यूनियन मिनिस्टर्स, MP, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, CAG, ETC। जो चौथी अनुसूची है मतलब फोर्थ शेड्यूल है, उसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों की संख्या का विवरण है। उनमें लिखा हुआ है कि सीट्स का अलोकेशन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में कितना होगा। तो ये जो आवंटन है, ये जो अलोकेशन है, ये प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बाद से ही नंबर ऑफ सीट्स जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा में वो चेंज होते रहे हैं। अभी टॉप 5 स्टेट्स को जान लेते हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें जिस राज्य को दी गई हैं वो है यूपी, उत्तर प्रदेश 31 सीट्स, महाराष्ट्र 19 सीट्स, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में 16 मतलब 16 सीट्स ईच, कर्नाटका में 12 सीट्स। 5वीं अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा है। मतलब शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो लिखा है फिफ्थ शेड्यूल में। जो शेड्यूल्ड एरियाज है उनको अलग इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो लोग जो है एबॉरिजिनल्स थे और सोशली और इकोनॉमिकली उस वक्त बैकवर्ड थे और उनके कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। प्रेसिडेंट एम्पावर होते हैं किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए और उस शेड्यूल एरिया का एरिया जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और बाउंड्री लाइंस को भी अल्टर कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो एक्सटेंड करती है शेड्यूल्ड एरिया में। इन राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको प्रति वर्ष रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है राष्ट्रपति को। जो हर एक स्टेट में शेड्यूल्ड एरिया होता है वहां पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का प्रोविजन है, जिसमें वेलफेयर और एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में एडवाइस किया जा सके। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं से 3/4 सदस्यों की संख्या उससे फुलफिल की जाती है। आर्टिकल नंबर 244 और 339 इससे रिलेटेड आर्टिकल है। नेक्स्ट है आपका 6th शेड्यूल। तो अभी हमने 5वीं अनुसूची में जिन राज्यों को छोड़ा था वो थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उन्हीं राज्यों के बारे में हम 6th शेड्यूल मतलब 6ठी अनुसूची में बात करेंगे। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रोविजंस लिखे हुए हैं। इसमें जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करते हैं। इसमें आर्टिकल्स 244 और 275 सम्मिलित है। ट्राइबल एरिया जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का है उसके अंदर
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने का प्रावधान है और वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ही होते हैं। यहाँ गवर्नर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं ट्राइबल एरिया के साइज को, और नेम्स भी बदल सकते हैं और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ट्राइब्स हैं किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तो गवर्नर जो ऑटोनोमस रीजन्स में भी उनको बांट सकते हैं। यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं और 26 सदस्यों को इलेक्ट किया जाता है 5 सालों के लिए। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल नंबर 244 और 275। 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर्स है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। इसमें 3 लिस्ट शामिल है। चौथी जो है वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, रेसिडुअरी पावर्स। ये जो लिस्ट है ये आर्टिकल 246 के तहत दिए हुए हैं। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, संघ सूची। 100 सब्जेक्ट्स अभी इसमें है संघ सूची में, पहले 97 हुआ करते थे। इस सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और सब्जेक्ट्स है विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति, डाक विभाग, etc। लिस्ट 2 जो है स्टेट लिस्ट कही जाती है, राज्य सूची। इसमें अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। सूची के विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई सब्जेक्ट है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है? पुलिस, जेल, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, स्थानीय प्रशासन मतलब लोकल लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, फिशरीज और स्टेट पब्लिक सर्विसेज, etc। लिस्ट नंबर 3 जो है वो कंकरेंट लिस्ट है, मतलब समवर्ती सूची है। इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 47 हुआ करते थे। इस सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु कानून के सब्जेक्ट मैटर अगर सेम है तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वही वैलिड होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, etc। रेसिडुअरी पावर्स जो है मतलब अवशेष शक्तियां वो आर्टिकल नंबर 248 मतलब अनुच्छेद 248 के तहत भारतीय संसद को दी गई है। आर्टिकल 248 कहता है कि यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। मतलब समवर्ती सूची या राज्य सूची में अगर कोई विषय मेंशन नहीं है तो उस विषय पर भी यूनियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद कानून बना सकती है। 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल्स। 8th शेड्यूल जो है उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं की सूची है। ये आर्टिकल 344(1) और 351 इससे रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, पहले 14 लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज, और अब बढ़ाकर 22 कर दिए गए हैं। जो जोड़े गए हैं लैंग्वेज उनको हम बाद में देखते हैं, पहले हम सभी 22 लैंग्वेजेस को एक बार देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसमें जो लैंग्वेजेस बाद में जोड़े गए हैं वो देखते हैं हम। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है। इस अनुसूची में कानून को इसीलिए रखा गया ताकि उसको जुडिशियल स्क्रूटनी से प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो। कोई भी व्यक्ति इस अनुसूची में रखे गए कानून को न्यायालय में जाकर चैलेंज ना कर सके। इसके लिए कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची मतलब 9th शेड्यूल के तहत रखा गया है। यह आर्टिकल 31B में भी इसका उल्लेख है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 31B है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप ध्यान से सुने इसको। और इसमें पर्टिकुलरली एक्ट्स और रेगुलेशंस जो कि लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए और कुछ स्पेशल अदर मैटर्स के लिए थे, मतलब जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित कुछ मामले थे, उससे जो अधिनियम और विनियम थे
उनको रखा गया। और उसके अलावा जो बाकी मैटर्स, अदर मामले आते हैं जिनको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना होता है सरकार को, वो सरकार क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 9th शेड्यूल के तहत रखती जाती है उनको, ताकि जुडिशियल स्क्रूटनी से बच सके। पर 24 अप्रैल 1973 के बाद, मतलब केशवानंद भारती केस का जिस दिन जजमेंट आया था, उस दिन के बाद से कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाता है तो उनको भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, अगर वो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता हो, या फिर संविधान के जो मूल संरचना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको अगर वायलेट करता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो उसको भी हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये डिसीजन जो है वो IR कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए ब्लैंकेट इम्यूनिटी सिर्फ 9th शेड्यूल में किसी लॉ को रखकर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। इसमें प्रोविजंस है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MP और स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में डिफेक्शन के बेसिस पर, डिफेक्शन के ग्राउंड पर, मतलब दल बदल के ग्राउंड पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा 10वीं अनुसूची के तहत लिखा हुआ है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के जरिए इसको जोड़ा गया और इसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 102 जो है वो MP के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करता है, मतलब सांसदों के बारे में, और आर्टिकल 191 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करता है। 11वीं अनुसूची जो है और 12वीं अनुसूची वो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए आई और इफेक्टिव कब से हुई, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुई, वो पंचायत के बारे में बात करती है। और जो 12वीं अनुसूची है जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए आया और यह बात करता है नगर पालिका, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। तो जानते हैं 11th शेड्यूल के बारे में, 11वीं अनुसूची के बारे में। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और एक नया पार्ट बनाया गया, संविधान पार्ट 9 के जरिए जोड़ा गया है, और इसमें पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत की क्या क्या होंगी उनके बारे में लिखा गया है। ये आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। इसमें 29 मैटर्स हैं, जिन 29 मैटर्स पे पंचायत को अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो 29 मैटर्स का उल्लेख जो है आर्टिकल 243G, मतलब 243G में लिखा हुआ है। ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से देखें इसको और ध्यान से सुन लें। जो DPSP है, मतलब भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके अनुच्छेद 40 में लिखा था कि सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना और सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करेगी। तो इसी के तहत इसको मूर्त रूप दिया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसके बाद है 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है इसमें म्यूनिसिपैलिटीज की, मतलब नगर पालिकाओं की, और इसमें इस शेड्यूल में पार्ट 9A को जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, और इसमें 18 मैटर्स का मेंशन भी हुआ है। जो 18 मैटर्स आपके 243W अनुच्छेद जो है उसमें इसका जिक्र भी है। और ये जो 12वीं अनुसूची है जो म्युनिसिपैलिटी के बारे में है, ये अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG, मतलब 243P से 243ZG तक इसमें नगर पालिका मतलब म्युनिसिपैलिटी का उल्लेख है। इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा है, नगर पालिका को कार्य करने का जो अधिकार है। ये 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।